सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ महाट्रांसको रिवीजन लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने टीएसएस पीडीसीएल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ वेव थायरिस्टर कन्वर्टर सप्लाइज अ प्योर इंडक्टिव लोड इफ द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर इज 100 डिग्री द एक्सटिंक्शन एंगल विल बी। तो एक्सटिंक्शन एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो होता है बीटा। हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। हाफ वेव थायरिस्टर कन्वर्ट इन्होंने कहा है, तो सिंगल थायरिस्टर रहेगा एंड इट इज कनेक्टेड टू द एल लोड है। ओके, इंडक्टिव लोड है, आर यहाँ पे नहीं है, प्योर इंडक्टिव लोड ऐसा इन्होंने यहाँ पे सर्किट में कहा है। इसका वेवफॉर्म हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सप्लाई वेवफॉर्म कैसा रहेगा, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये हो जाएगा साइनसॉइडल वेवफॉर्म। उसके बाद जो वोल्टेज वेवफॉर्म रहेगा वो बेसिकली हम लोग करंट के हेल्प से समझते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो करंट से हेल्प से समझते हैं, क्योंकि इंडक्टर के केस में अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट रहा तो जो थायरिस्टर का कंडक्शन है वो डिपेंड करता है जो सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है। अगर करंट कम हुआ फिर करंट जीरो हुआ तब हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, और उसके हेल्प से हम लोग जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट का वेवफॉर्म कैसे होता है वो समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फायरिंग एंगल 100 डिग्रीज पे इन्होंने फायरिंग किया है, तो हम लोगों को एक्सटिंक्शन एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे मैं 100 डिग्रीज कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा 100 डिग्रीज। तो जैसे जैसे अभी यहाँ पे फायरिंग करना चालू किया, ओके, फायरिंग किया मतलब जैसे ही थायरिस्टर ऑन हो गया, ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा जो करंट है वो इसमें से फ्लो करना चालू करेगा। ओके, ये पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा वीएस और ये हो जाएगा IL या फिर I नॉट का वैल्यू। ओके, ये I नॉट यानी कि लोड के अक्रॉस का जो करंट रहेगा, एक ही करंट रहेगा यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही कॉमन सर्किट रहेगा। तो जैसे ही 100 डिग्रीज पे यहाँ पे अगर थायरिस्टर जैसे फायर किया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। और जैसे ही पॉजिटिव वेवफॉर्म हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, तो जो करंट है वो 100 से धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगा उसके मैक्सिमम पीक तक। यहाँ पे आप देख सकते हो जब तक जो वोल्टेज है वो निगेटिव पीक नहीं आता, जो सोर्स वोल्टेज का निगेटिव पीक नहीं, निगेटिव साइकिल नहीं आता, तब तक जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। जैसे ही निगेटिव साइकिल चालू हो जाएगा, इसमें से जो करंट फ्लो इसमें जो करंट है वो अभी डिक्रीज करना चालू करेगा। ओके, जैसे करंट स्टोर कर रहा है अभी वो रिलीज करना चालू करेगा। तो ये जो दोनों पार्ट है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 180 डिग्रीज है, यानी कि जितना टाइम उसे चार्जिंग करने के लिए लगेगा, यानी कि जितना स्टोर करेगा, जितने अमाउंट में वो करंट है वो स्टोर करेगा, उतने ही अमाउंट उसे, उतना ही टाइम उसे लगेगा जो करंट है वो रिलीज करने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 100 से लेके 180 डिग्री तक वो करंट है वो इंक्रीज करेगा। तो वैसे ही आगे 180 डिग्री से आगे 80 डिग्रीज तक वो करंट है वो जीरो पे आने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन एंगल यानी कि जहाँ पे करंट है वो जीरो हो जाएगा, वो हमें एंगल मिलता है बीटा, विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज। ओके, ये हो जाएगा टोटल 260 डिग्रीज। तो इतना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, यानी कि 260 डिग्रीज पर ये जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना स्टॉप कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये यहाँ पे आपको समझना है कि जो कंडक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली करंट के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका जो थायरिस्टर का ऑन एंड ऑफ वाला जो प्रोसेस है इन केस ऑफ इंडक्टर, तो वहाँ पे अगर इंडक्टर में से करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने नहीं देगा, इवन इफ यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है वो अपोजिट हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोर्स वोल्टेज अपोजिट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर करंट का वैल्यू उसमें से फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट अगर जीरो नहीं हो रहा है इंडक्टर की वजह से, तभी भी जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ नहीं होगा। तो इसलिए अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 100 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 260 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर कन्वर्टर इन द फिगर इज फेड फ्रॉम अ सिंगल फेज AC सप्लाई, पे फुल ब्रिज कन्वर्टर है। When the firing angle is 0 degree, the output voltage waveform of the converter is 300 volt. What will be the output voltage for firing angle 60 degrees, assuming the continuous conduction? Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडक्टर और रेजिस्टर यानी कि टोटल RL सर्किट है, और इन्होंने कहा है कि कंटिन्यूस कंडक्शन है, यानी कि कहीं पे भी यानी कि हम लोग आउटपुट में पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक जो दोनों है वो मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्टर की वजह से, जैसे हम लोगों ने देखा था। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ये हो जाएगा 2Vm/π cos अल्फा। ये RL लोड के लिए ही है जहाँ पे कंटिन्यूस कंडक्शन होता है। नॉन कंटिन्यूस यानी कि प्योर R सर्किट रहेगा, अगर प्योर रेजिस्टिव लोड रहेगा तो वहाँ पे आपका वेवफॉर्म है वो अलग आ जाएगा, उसके वजह से आपका जो फॉर्मूला बनेगा आउटपुट का ये आपका अलग बनेगा। तो ये स्पेसिफिकली RL लोड फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इन्होंने दिया ही अल्फा का वैल्यू, अगर इन्होंने 0 सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने
अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब हम लोगों को मिलता है आउटपुट वोल्टेज 300 वोल्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 2 Vm/π। ओके, डायरेक्टली हम लोग को 2 Vm/π का जो वैल्यू है वो मिल गया है, और इन्होंने कहा अभी 60 डिग्री पे इसका आउटपुट कितना हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड आउटपुट ये हो जाएगा V0 इज इक्वल टू 2 Vm/π कॉस अल्फा हो जाएगा, ये 2 Vm/π कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्रीज दिया, करेक्ट। 2 Vm/π का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 नथिंग बट द हाफ, तो ये हो जाएगा 150 वोल्ट। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वाला जो अप्रोच रहेगा, अगर आपको पता है फॉर्मूला तो डायरेक्टली अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड अप्रोच हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करेंगे और उससे फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे कैसा हो रहा है वो आउटपुट वोल्टेज का। ये हो जाएगा सोर्स वोल्टेज। ओके, अगर 0 डिग्री पे हम लोगों ने फायरिंग कर दिया तो यहाँ पे सभी के सभी जो पॉजिटिव पीक है वो हम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, सब पॉजिटिव पीक्स हमें मिलेंगे 0 डिग्री पे, यानी कि वो एक्चुअल में डायोड की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे हम लोगों ने फायर कर दिया तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूस कंडक्शन कहा है, इसके वजह से हमें जो निगेटिव पीक है वो भी आउटपुट पे यहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे। अगर आर रहेगा तो प्योर हम लोगों को जो पॉजिटिव पीक्स है वही सिर्फ मिलेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई, और ये जो होगा यहाँ पे पाई प्लस अल्फा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो यूनिक वेवफॉर्म है, तो मैं इंटीग्रेशन का सिर्फ आपको इक्वेशन लिख के दूंगा, आप चाहे तो वो इंटीग्रेट करके देखो, ऑप्शन आपका जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितने ड्यूरेशन के बाद ये रिपीट कर रहा है। जो पीरियड सिलेक्ट करते वक्त आपको ऐसा देखना है कि एक यूनिक साइकिल हम लोग को कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से लेके पाई तक हम लोग को यूनिक वेवफॉर्म मिल रहे हैं, उसके बाद सेम जो 0 से लेके बाद मिल रहे हैं वही ये कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो यूनिक वेवफॉर्म वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वो हम लोग कंसिडर करते हैं, यानी कि 1/π। हम लोग यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा पे हम लोगों को जो वेवफॉर्म है वो इंटीग्रेट हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। अगर आप ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी आप देखोगे पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि टोटल पाई ड्यूरेशन तक हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा Vm sin ω t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रेफर्ड ओवर अ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर बिकॉज इट्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेरिजन देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का यहाँ पे कंपेरिजन दिया है अच्छे से। अगर आपके पास नहीं होगा ये टेबल तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम में आ जाएगा कंपैरिजन करते वक्त। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर में कंपैरिजन क्या होता है। तो सबसे पहले डायोड हम लोग को पता है ब्रिज में 4 होते हैं, यहाँ पे सेंटर टैप में 2 होते हैं। ट्रांसफार्मर हमें सेंटर टैप में लगता है, ब्रिज में कोई भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पीक इनवर्स जो वोल्टेज हम लोगों को सेंटर टैप में मिलता है वो ट्वाइस ऑफ द Vm मिलता है, यानी कि जो मैक्सिमम पीक ऑफ द सप्लाई वोल्टेज है उसके ट्वाइस मिलता है, और ब्रिज में सिर्फ Vm मिलता है। तो इसके वजह से जो रेटिंग सिलेक्ट करते वक्त हम लोगों को सेंटर टैप के केस में एक हाई पीक इनवर्स वोल्टेज वाला जो डायोड है वो हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, डायोड या फिर थायरिस्टर उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के अगर आप चेक करोगे तो सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देगी। जो RMS करंट का वैल्यू है, एवरेज करंट का वैल्यू है, दोनों फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ब्रिज दोनों में सेम दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो आपको अलग दिखाई देगा, ब्रिज के केस में वो ज्यादा रहता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो सब चेंज है, जो नंबर ऑफ डायोड्स और जो ट्रांसफार्मर नेसेसिटी है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा पीक इनवर्स वोल्टेज जो ब्रिज में लगेगा वो हमें कम लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज लोअर इन केस ऑफ फुल वेव, इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टाइप में हम लोगों को ट्वाइस ऑफ द Vm लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a single SCR is inserted between a voltage source of 200 sin 314t and a load of R is equal to 10 ohms. If the firing angle is 120 degree, then the average load current is। डायरेक्टली सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, इजीली हो जाएगा। क्या इन्होंने कनेक्ट किया है, एक SCR कनेक्ट किया है बिटवीन द सिंगल फेज सोर्स और रेजिस्टिव लोड R। R का वैल्यू कितना है, 10 ohms दिया है। यहाँ पे Vm का वैल्यू है 200 sin 314t, यह है सप्लाई वोल्टेज। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज लोड करंट का हम लोग को वैल्यू है वो फाइंड आउट करना। तो हम लोग अगर V0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्टली I0 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो V0 का वैल्यू क्या होता है, V0 का वैल्यू सबसे पहले चाहिए तो वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इसलिए समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा Vs का वैल्यू। वेवफॉर्म अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पता है तो आउटपुट में कैसा मिलेगा, हम लोगों को जो वेवफॉर्म मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा अगर डायोड है तो, और अगर
यहाँ पे इन्होंने 120 डिग्री से फायरिंग किया है, तो इसके वजह से अल्फा से अगर हम लोगों ने अज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोगों को जो आउटपुट है वो वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिग्रीज और ये हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्रीज। तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन। यूनिक वेवफॉर्म कहाँ से कहा था कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 पाई तक यहाँ पे यूनिक वेवफॉर्म है और उसके बाद जो वापस से रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, ये अल्फा का वैल्यू है। ओके, ये अल्फा से लेके कहाँ तक हम लोग को मिल रहा है, पाई तक मिल रहा है, यानी कि हो जाएगा अल्फा से लेके पाई तक। क्योंकि आर है तो यहाँ पे निगेटिव साइड में हम लोगों को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा वी साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा वी एम बाहर निकालेंगे, वी एम डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 पाई। इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और इसका जो लिमिट्स रहेगा वो अल्फा से लेके पाई। ये हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाय 2 पाई। ब्रैकेट ये माइनस साइन है तो मैं अल्फा सब्स्टिट्यूट करूँगा। सबसे पहले हो जाएगा कॉस अल्फा और उसके बाद माइनस कॉस पाई। ओके, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, यानी कि हम लोगों को इसका आंसर मिलेगा वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, तो आपको जो लोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव या फिर फुल वेव, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू अगर हम लोगों ने 120 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया तो ये जगह 120 डिग्री पे वी एम का वैल्यू कितना है 200। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 प्लस कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 डिग्री हो जाएगा माइनस हाफ। ओके, ये हो जाएगा -1/2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100 बाय पाई और ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ यानी कि 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 50 डिवाइडेड बाय पाई। ये हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मिल गया। तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्वल टू 50 बाय पाई डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना है 10, यानी कि हम लोग को आंसर मिल गया 5 डिवाइडेड बाय पाई एम्पी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए वेवफॉर्म कैसे है, वो रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो हार्डली 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा वहाँ पे फाइनल आंसर तक पहुँचने के लिए। गलत फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो वहाँ पे और फाइनल आंसर तक ईजिली पहुँचो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ DC to DC कन्वर्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो DC to DC कन्वर्टर यानी कि चॉपर के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड ऑप्शन डी है बोथ पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। करेक्ट ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हेल्प से हम लोग जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज करते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो पल्स का विड्थ होता है यानी कि जो ऑन टाइम होता है वो हम लोग वहाँ पे चेंज करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्न ऑन टाइम है वो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जो टोटल टाइम होता है कंडक्शन का वो हम लोग वहाँ पे चेंज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो दोनों मॉड्यूलेशन टाइप्स है वो हम लोग यूज करते हैं फॉर आउटपुट वोल्टेज कंट्रोलिंग ऑफ DC to DC कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर द एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस बाय। सबसे पहले है द मटेरियल यूज टू बिल्ड मस्ट बी हाईली परमिएबल। तो अगर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो फ्लक्स रहेंगे वो खुद के पास कर लेगा। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो फ्लक्स होता है वो खुद से इजीली पास कर देता है। तो हाईली परमिएबल यहाँ पे होना चाहिए। तो लो परमिएबिलिटी मटेरियल, ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द रिलक्टेंस ऑफ द कोर मटेरियल शुड बी लो एज पॉसिबल। ऑप्शन है क्या, यूजिंग द लो रिलक्टेंस कोर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो हम लोग को मिल गया है। ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा क्योंकि हाई रिलक्टेंस कोर यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि जितना लो रिलक्टेंस रहेगा उतना ही अच्छा, ज़्यादा इजी जो फ्लक्स है वो सेटअप होगा वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट है वो रिजल्ट मिलेगा, सैचुरेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, इसके वजह से एरर कम हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय मेंटेनिंग द लो फ्लक्स डेंसिटी एंड अ लार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूजिंग अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। तो इसलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो ये नोट डाउन कर लेना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को एरर कम करने के ये टोटल 3-4 मेथड्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 0 to 300 volt voltmeter has an error of 2% on full scale deflection. If the true voltage is 30 volt, then the range of the reading on this voltmeter will be। तो यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे इन्होंने 2% एरर है हम लोगों को मिला है। यहाँ पे इन्होंने कहा है
तो फुल स्केल ये वैल्यू यहाँ पे कितना है 300 वोल्ट। यहाँ पे जो फुल स्केल वैल्यू है, फुल स्केल वैल्यू इज नथिंग बट द 300 वोल्ट। तो इसका 2% यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को जो एरर मिलेगा तो इसे हम लोग कहते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर। ओके, गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितना होता है 2% ऑफ 300 वोल्ट, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2/100 मल्टीप्लाई बाय 300। ओके, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ द 6 वोल्ट। तो हम लोगों को अगर ट्रू वोल्टेज ऑफ द 30 वोल्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग फुल स्केल वैल्यू का जितना भी वेरिएशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। यानी कि अगर हम लोग वहाँ पे 30 वोल्ट मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रेंज रहेगा वो 24 वोल्ट टू 36 वोल्ट रहेगा। जो मैक्सिमम फुल स्केल जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर का हम लोगों को मिलता है, जो रेंज मिलता है, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर 30 वोल्ट। यानी कि 30 वोल्ट अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो 24 वोल्ट से 36 वोल्ट के बीच में हम लोग को वेरिएशन है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लिमिटिंग एरर से भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टू 300 वोल्ट फुल स्केल वोल्ट मीटर्स V and V2 having the sensitivity of 100 kilo ohms per volt and 150 kilo ohms per volt respectively are connected in series to measure the 500 volt। तो दोनों जो वोल्ट मीटर है वो कितना कितना वोल्टेज है वो मेजर करेंगे अगर हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सर्किट है वो ड्रॉ कर लेंगे ताकि आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा V1 और दूसरा हो जाएगा ये V2। दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। फर्स्ट का सेंसिटिविटी इतने कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 100 किलो ओम्स पर वोल्ट और इसका दिया है 150 किलो ओम्स पर वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे टोटल दोनों का जो रेंज है फुल स्केल वोल्ट मीटर इन्होंने दिया है 300 वोल्ट, इसका मैक्सिमम रेंज है। इसका भी 300 वोल्ट है वो मैक्सिमम रेंज है, 300 से ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे पास अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू, सेंसिटिविटी का वैल्यू है और 300 बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप देख सकते हो ओम्स पर वोल्ट है और यहाँ पे वोल्ट है, तो वोल्ट से हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को कैसे मिल सकता है, ओम्स पर वोल्ट मल्टीप्लाई बाय वोल्ट कर दिया तो डायरेक्टली हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो R1 का वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 100 किलो ओम पर वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 300 और ये 00 किलो ओम्स विच इज नथिंग बट द 30 मेगा ओम्स, करेक्ट। और दूसरा जो R2 का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 150 किलो ओम्स पर वोल्ट विच इज इक्वल टू 300 इंटू 150 किलो ओम्स विच इज इक्वल टू 45 मेगा ओम्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया, ये हो जाएगा 30 मेगा ओम्स और ये हो जाएगा 45 मेगा ओम्स। और हमें यहाँ पे टोटल 500 वोल्ट है वो मेजर करना है। तो डायरेक्टली हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से जा सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी हम लोग चाहिए तो देख सकते हैं, दोनों के अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इसका मतलब दोनों इक्वल वोल्टेज नहीं मेजर करेंगे। उसके बाद दोनों 0 वोल्ट मेजर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मेजर होगा ही, ओपन तो नहीं हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है V1 इज इक्वल 200 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 300 वोल्ट, करेक्ट। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो मेजर करेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हम लोगों को करेक्ट आंसर है वो मिल गया है। एंड ऑप्शन डी है पहला वाला 300 और दूसरा वाला 200 वोल्ट, ऐसा नहीं होगा। जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला रहेगा वो ज्यादा वोल्टेज है वो मेजर करेगा। ओके, अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल से भी फाइंड आउट करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम g of s h of s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर फंक्शन दिया है, हैज अ ब्रेक अवे पॉइंट लोकेटेड एट। ब्रेक अवे पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, इसके भी दो अप्रोच रहेंगे, एक कन्वेंशनल मेथड और एक स्मार्ट अप्रोच। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड में हम लोग 1 प्लस GSHS का वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं और k को एक साइड पे लेके डिफरेंशिएट करके इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग दोनों अप्रोच देखेंगे एक एक करके, इसको हम लोग 0 करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस GSHS अगर हम लोग ने किया तो हम लोग को इसका वैल्यू कितना मिलेगा, ये हो जाएगा s³ प्लस 5s² प्लस 6s प्लस k, ऐसा हम लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा और हम लोग इक्वेट टू करेंगे हम लोग 0। k अगर हम लोगों ने एक साइड पे लिया तो ये हो जाएगा माइनस s³ प्लस 5s² प्लस 6s। ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू s और इक्वल टू हम लोग करेंगे 0। अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को कितना मिलेगा, ये माइनस साइन कॉमन रखता हूँ बाहर, ये हो जाएगा 3s² प्लस 10s प्लस 6। ओके, इक्वल टू हम लोग करेंगे 0।
तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करने की वजह से जो निगेटिव साइन है वो चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3a² + 10s + 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आंसर मिलेगा, s इज इक्वल टू -10 ± अंडर रूट b² कितना होता है 10² - 4 टाइम्स ऑफ द ac, यानी कि कितना हो जाएगा ये 18 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 × 3। इसका आप वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे भी आप डायरेक्टली आंसर मिल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर है वो मिल जाएगा। ये हुआ फर्स्ट अप्रोच, कन्वेंशनल मेथड। सेकंड अप्रोच क्या होता है, रूट लोकस हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। इसका रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है जो एक पोल है वो ओरिजिन पे लाई करेगा, दूसरा पोल है वो -2 पे लाई करेगा, करेक्ट, और जो तीसरा पोल है वो -3 पे लाई करेगा। तो यहाँ पे रूट लोकस का जो वैलिड रूट लोकस जो ब्रांच रहता है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट साइड में ऑड नंबर ऑफ जो पोल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो वैलिड रूट लोकस ब्रांच रहेगा, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों को अगर पता है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया रहेगा कि अगर यहाँ पे टोटल 3 पोल्स है तो जो 2 पोल्स है वो एक दूसरे से टकरा के इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, यानी कि एसिम्पटोट्स पे, और जो एक पोल रहेगा ये वाला, ये टुवर्ड्स द इन्फिनिटी यहाँ पे चला जाएगा। करेक्ट, कोई भी जीरो नहीं है तो यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होगा रूट लोकस पे, ये जाके एसिम्पटोट्स पे यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि जो इमेजिनरी जीरोस रहते हैं वहाँ पे। अगर 3 पोल्स और एक भी जीरो नहीं है तो इसका एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे रहेंगे, इसका एंगल रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू 2q + 1 इंटू द ब्रैकेट 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ p - z। ओके, यहाँ पे p - z कितना है, 3 हो जाएगा, यानी कि 2q + 1। तो q का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री पे एक जाएगा, जो दूसरा जाएगा वो 180 डिग्रीज पे जाएगा। अगर आपने q का वैल्यू है वो, q का वैल्यू 0, q का वैल्यू 1 और q का वैल्यू अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 300 डिग्रीज। ओके, तो ऐसे 3 जगह पे 3 जो पोल्स है वो जाएंगे, एक जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, एक जाएगा यहाँ से लेके 60 डिग्री की तरफ, और दूसरा जाएगा यहाँ से 300 डिग्री की तरफ यहाँ पे टकरा के। तो हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इजीली जा सकते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट हम लोग को पता है कि 0 से लेके -2 के बीच में ही लाई करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इजीली जा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, दूसरा वाला ऑप्शन भी चला गया, ऑप्शन सी भी चला गया, और ऑप्शन डी सिर्फ बचा ये। तो यही आपका जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। अगर आपने इससे कैलकुलेट किया तो आपको यही आंसर मिलेगा 0.784। एक रहेगा वो इनवैलिड रहेगा, यानी कि ये पर्टिकुलर ब्रांच के बीच में नहीं रहेगा, और दूसरा रहेगा वो आपको 0.784, ऐसा आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा अगर आपने सॉल्व किया तो ये स्मार्ट अप्रोच होता है। बेसिकली ये दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपको अगर सिर्फ वैलिड रूट लोकस ब्रांच पता होंगे तो इजीली आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको दोनों ऑप्शन 0 से लेकर -2 के बीच में अगर आपको मिला तो आपको वो फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ आपको जो रूट लोकस है वो देख के वैलिड रूट लोकस ब्रांच फाइंड आउट करके आप इजीली फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा जरूर नहीं कि हर बार कन्वेंशनल अप्रोच ही मेथड आएगा, आपको सिर्फ कहीं ना कहीं पे स्मार्ट अप्रोच है वो यूज करना पड़ेगा टू सेव द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 वैट मीटर्स कनेक्टेड टू मेजर द पावर इन अ 3-phase बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड, read W1 is equal to 12 kilowatt and W2 is equal to 15 kilowatt respectively. If the same load is reconnected in the star, then watt meters will read. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे इन्होंने रिकनेक्टेड कहा है, इन्होंने कन्वर्ट नहीं कहा है, यानी कि जो कोई भी अगर इंपीडेंस का वैल्यू रहेगा वो सेम हम लोगों ने अज्यूम किया है, उसको सिर्फ रिकनेक्ट किया है डेल्टा से लेके स्टार में। तो हम लोगों को पता है डेल्टा में जनरली हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस से हम लोग समझ सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ओके, ये हो जाएगा, ये होगा R, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R। अगर हम लोगों ने उसको रिकनेक्ट कर दिया कैसे, स्टार में अगर हम लोगों ने उसको रिकनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टार में अगर हम लोगों ने रिकनेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा R, ये भी हो जाएगा R और ये भी हो जाएगा R, ठीक है। इसके अगर हम लोगों ने पावर का वैल्यू है वो फाइंड आउट किया तो ये कितना हो जाएगा, VPH² डिवाइडेड बाय R, ये हो जाएगा VPH² डिवाइडेड बाय R। अगर टोटल पावर का हम लोग को फाइंड आउट करना तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द VPH² डिवाइडेड बाय R। ओके, VPH का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है वो दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी कि फेज वोल्टेज इज फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा VL² डिवाइडेड बाय R। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VPH² डिवाइडेड बाय R, करेक्ट, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द VPH² डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे फेज वोल्टेज का वैल्यू है वो लाइन वोल्टेज के √3 टाइम्स होता है, करेक्ट, तो ये हो जाएगा VL डिवाइडेड बाय √3² डिवाइडेड बाय R। ओके, ये कितना हो जाएगा, VL²
ये 3 रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3r हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3r, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट और हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा VL² डिवाइडेड बाय r। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने सेम जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंसेस है, अगर हमने सेम वैल्यू रखा, कन्वर्ट नहीं किया, रिकनेक्ट किया, ओके, स्टार से डेल्टा में अगर हम लोगों ने एज इट इज उठा के सिर्फ स्टार फैशन में कनेक्ट कर दिया, तो स्टार में जो हमें पावर मिलता है, पावर डिसिपेशन अक्रॉस द लोड, वो हमें 1/3 टाइम्स ऑफ द डेल्टा के केस में मिलता है। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे स्टार में कनेक्ट कर दिया तो जो दोनों वैट मीटर का जो वैल्यूज है वो भी यहाँ पे 1/3 हो जाए, क्योंकि टोटल जो हम लोग वैट मीटर में 2 वैट मीटर मेथड में जो हम लोग टोटल पावर मिलता है वो एडिशन ऑफ द बोथ वैट मीटर होते हैं। तो इसके वजह से अभी W1 इन केस ऑफ स्टार में अगर हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ द W1 ऑफ डेल्टा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ द 12, यानी कि कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 4 किलोवाट हम लोगों को मिलेगा। ऑप्शन एक ही दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और W2 का भी सेम हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इसको स्टार फैशन में कनेक्ट कर दिया तो ये 1/3 टाइम्स ऑफ द हो जाएगा 15 वैट विच इज इक्वल 15 किलोवाट विच इज इक्वल टू 5 किलोवाट। ओके, तो टोटल हम लोगों को कितना मिल रहा था डेल्टा के केस में 15 + 12, यानी कि टोटल हम लोगों को 27 किलोवाट मिल रहा था। और अगर हमने इसको स्टार फैशन में कनेक्ट किया तो इसको हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 9 किलोवाट। ओके, तो ये 1/3 टाइम्स होगा यहाँ पे। अगर रिकनेक्ट कर दिया तो स्टार से डेल्टा में, एक्चुअल में अगर हम लोग सिर्फ कन्वर्जन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा से स्टार में R/3, ईच का वैल्यू होगा R/3 हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे R/3 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे सेम आपको मिलेगा 3 VL² डिवाइडेड बाय R, लेकिन वो कन्वर्जन रहेगा, यहाँ पे हम लोगों ने रिकनेक्ट कर दिया। ओके, तो आपको सिर्फ वर्ड है वो बहुत ही समझ के आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि जो दिया है वो आपको इजीली समझ में इसको डिकोड करते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सिस्टम f of s is equal to s+2 divided by s into bracket s+1, the initial and the final values of the f of t will be respectively। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे f of s का वैल्यू कितना दिया है, s+2 डिवाइडेड बाय s इंटू ब्रैकेट s+1। आपको अगर आंसर आता है तो वीडियो पॉज करके एक बार फटक से आंसर लिख लेना और चेक कर लेना आपका आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एफ ऑफ एस। ओके, s से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा s मल्टीप्लाई बाय s+2 डिवाइडेड बाय s इंटू द ब्रैकेट s+1। ये s और s कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली इन्फिनिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो ऐसे मत कर देना। अगर आपको इन्फिनिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो डिवाइड बाय s से आप कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, अगर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s से अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय s, और ये अगेन ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय s। ओके, और यहाँ पे अगर आपने s का वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो यह कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना होता है 0। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम से हम लोग को आंसर है वो 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा s इंटू द ब्रैकेट f ऑफ s। सेम हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा s+2 डिवाइडेड बाय s+1। s का वैल्यू अगर हम लोग ने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, इनिशियल वैल्यू में 0 सब्स्टिट्यूट किया और फाइनल वैल्यू में इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, तो आपका आंसर एग्जैक्ट अपोजिट आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी भी इन्होंने दिया है, ध्यान से समझ लेना। इनिशियल में इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते रहे और फाइनल में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज z ऑफ s, यहाँ पे दिया है द सिस्टम इज एट रेस्ट फॉर t इज लेसर देन 0। What will be the value of v of t for t is greater than or equal to 0 if I of t is equal to 3 times of the u of t where u of t is a unit step। ओके, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, I of t इन्होंने दिया है, इसका लैपलास हम लोग फाइंड आउट करेंगे 3u of t। इसका अगर हमने लैपलास किया तो ये कितना हो जाएगा, I of s इज इक्वल टू u of t का कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s और 3, यानी कि हो जाएगा 3 बाय s। इसका अगर हम लोगों ने लैपलास फाइंड आउट किया तो बाद में हम लोग को क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, v of t, यानी कि v of s का अगर हम लोगों ने इनवर्स लैपलास लिया तो हम लोगों को v of t का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पे v of s बाय I of s इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s+3। ओके, तो v of s का वैल्यू कितना हो जाएगा, I of s से मल्टीप्लाई किया तो I of s अगर यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा s+3 मल्टीप्लाई बाय I of s का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाय s। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय s+3। ओके, तो यहाँ से v of t का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, 3 कॉमन आउट हो गया यहाँ से, और 1 डिवाइडेड बाय s+3, यानी कि हो जाएगा e टू द पावर
-3t। तो इतना यहाँ पे आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। लैपलास हम लोगों ने अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आपको पता नहीं तो कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफर फंक्शन g of s हैज अ पोल 0 प्लॉट एज शोन इन द फिगर, गिवन द स्टेडी स्टेट फंक्शन गेन इज 6, द ट्रांसफर फंक्शन g of s विल बी गिवन बाय। ओके, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इजीली जा सकते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिन पे यहाँ पे एक पोल है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि टाइप 1 सिस्टम रहेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे टाइप 1 सिस्टम नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ये जो पोल्स दिए हैं इसके हेल्प से हम लोग जो ट्रांसफर फंक्शन है वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगा, ये अप्रोच फर्स्ट रहेगा कि ट्रांसफर फंक्शन पोल्स लिखेंगे और उसके हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, ये फर्स्ट अप्रोच हुआ। सेकंड स्मार्ट अप्रोच क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने दिया है स्टेडी स्टेट फंक्शन गेन इज 6। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यूज करके हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है स्टेडी स्टेट फंक्शन गेन। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिस्टम रेस्ट हो जाती है इन्फिनिटी पे, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फाइनल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे स्टेडी स्टेट फंक्शन गेन दिया है, इसका मतलब इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम का हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो हम लोग देखेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम अभी डिस्कस किया था, क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू फाइनल वैल्यू है जो एस टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा s मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस। ओके, तो s डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आंसर है वो 6 आ रहा है कि नहीं। अगर s इंटू एफ ऑफ एस किया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, ये कैंसल आउट हो जाएगा। s का वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना हो जाएगा, s 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में हो जाएगा 30 और डिनोमिनेटर में ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। आंसर है 6, यानी कि हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। बाकी का भी एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन है वो, नहीं तो हम लोग फिर वहाँ पे वापस से जो पोज दिया है उसी अप्रोच से जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड अप्रोच क्या हो जाएगा, ये s है वो कैंसल आउट हो जाएगा। s का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 6, डिनोमिनेटर में ये कैंसल, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5, 6/5। नहीं, ये ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट बचा ऑप्शन, यहाँ पे s का वैल्यू ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा 0 की वजह से, ये हो जाएगा यहाँ पे 0। टोटल यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है कि हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये भी आंसर गलत है, 30/4 हो जाएगा 7.5। ओके, ये भी आंसर है वो यहाँ पे गलत ऑप्शन है हो जाएगा, यानी कि हम लोग को डायरेक्टली आंसर है वो मिल गया। यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। आप लेंदी मेथड से जा सकते हो अगर आपको नहीं समझा तो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है तो इसका जरूर से आप आंसर का यूज करोगे ये पर्टिकुलर गिवन डेटा का, तो इजीली फाइनल आंसर तो पहुंच सकते। सिर्फ आपको ये डिकोड करते आना चाहिए इसका मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन ऑफ PWM इन्वर्टर, इफ पल्स विड्थ इज 72 डिग्री, देन कौन सा हार्मोनिक होगा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये क्वेश्चन है वो। तो ये होता है डायग्राम ऑफ सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n होता है जो हम लोगों को हार्मोनिक्स है वो एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक। ओके, टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक। जो 2D है वो डायरेक्टली पल्स विड्थ का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 72 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n। अगर n हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 72 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि 5th हार्मोनिक है वो हम लोग 72 अगर पल्स विड्थ रखा तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शायद कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा d इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, अगर हमने दोनों जगह से d और d 2 कैंसिल आउट किया तो हम लोगों को सेम आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको समझना है कि पल्स विड्थ एक्चुअल में 2D का वैल्यू रहता है, d का वैल्यू हो वो यहाँ पे आपको 36 है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 36 डिग्री डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n, तो आपको n का वैल्यू यहाँ पे अगेन 5 ही मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आपने 36 की जगह पे 72 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आंसर है वो गलत मिल जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है और उसके पीछे का मतलब क्या है हर एक टर्म का, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट सोर्स इन्वर्टर इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग अ लार्ज, क्या होता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इन पैरेलल या फिर कैपेसिटेंस इन सीरीज और इंडक्टेंस इन सीरीज। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था करंट सोर्स इन्वर्टर क्या होता है। इट इज बेसिकली यहाँ पे 4 थायरिस्टर रहते हैं और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम लोग एक हेवी अमाउंट ऑफ इंडक्टर कनेक्ट करते हैं। इसके वजह से ये जो पर्टिकुलर सर्किट है वो एज अ करंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। करंट सोर्स इन्वर्टर है ना, तो डायरेक्टली करंट सोर्स हम लोग लगा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हेवी अमाउंट ऑफ इंडक्टर लगाते हैं। इसके वजह से जो वो सोर्स है वो एज अ करंट सोर्स की तरह यहाँ पे बिहेव करता है।
सर्किट हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो डिपेंड करता है लोड पे, और जो करंट वेवफॉर्म है हम लोगों को स्क्वायर वेवफॉर्म मिलता है हमेशा। और ये हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कैपेसिटिव लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द इंडक्टेंस, हेवी अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डीसी सप्लाई। क्योंकि इससे क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में, इसी महाट्रांसको की सीरीज में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशंस आर एप्लीकेबल टू। तो हम लोग नेटवर्क्स के स्टार्टिंग के लेक्चर में ही सीखते हैं होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ओनली एप्लीकेबल फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि LTI। LTI सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीसी शंट मोटर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट डीसी सप्लाई टेक्स अ लाइन करंट ऑफ 11 एम्पियर। इट हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम्स। व्हाट इज द जनरेटेड बैक ईएमएफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये बैक ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा ई। मोटर है, इसका मतलब जो करंट है वो इनवर्ट जाएगा। वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट सप्लाई दिया है। शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है इन्होंने 220 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 0.2 ओम्स, और ई का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके 220 है, ये वीटी का वैल्यू है, ये हो जाएगा वीटी का वैल्यू। लाइन करंट दिया है 11 एम्पियर, यानी कि ये वाला लाइन करंट। हम लोगों को आर्मेचर करंट और फील्ड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग देख सकते हैं कि जो फील्ड करंट है वो डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है 220 के अक्रॉस, यानी कि जो फील्ड करंट का वैल्यू है वो 1 एम्पियर मिलेगा। यहाँ पे केसीएल अप्लाई किया तो आर्मेचर करंट का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 10 एम्पियर, करेक्ट। तो इसके वजह से सिर्फ केवीएल लगाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोगों को वैसे भी पता होता है। वीटी का वैल्यू कितना होता है, वीटी इज इक्वल टू ई प्लस IA/RA। ओके, वीटी का वैल्यू, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू वीटी माइनस IA/RA। सिंपल केवीएल हम लोग लगा रहे हैं। वीटी का वैल्यू हो जाएगा 220 माइनस IA का वैल्यू कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यानी कि कितना हो जाएगा 220 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 280 वोल्ट। बस इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉलो कंडक्टर्स आर यूज इन अ ट्रांसमिशन लाइन्स टू। हम लोगों को पता है रिड्यूस वेट ऑफ द कॉपर के लिए होता है क्या, नहीं, इसका मेन काम नहीं होता है। उसके बाद इम्प्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रिड्यूस कोरोना, कोरोना कम करने के लिए हम लोग हॉलो कंडक्टर्स है वो यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड कंडक्टर्स। एंड ऑप्शन डी था यहाँ पे इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी में, ये भी ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत थोड़े ही क्वेश्चन बचे, हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। तीनों ही पार्ट है सिर्फ, पहला हम लोगों ने कवर किया, ये सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमें जरूर से कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आपके कोई भी अगर कॉलेज के ग्रुप रहेंगे, प्रिपरेशन के ग्रुप रहेंगे, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे जरूर से शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन है TSS PDCR के वो डिस्कस करेंगे।